हेलो स्टूडेंट, आज मैं सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, वैन होफ फैक्टर। आज वैन होफ फैक्टर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। देखो एक्चुअली वैन होफ फैक्टर है क्या। अगर हम बात करें वैन होफ फैक्टर की, तो हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अब तक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफाइन की है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ के आए, एक बार उनके फॉर्मूलों को आपको डिफाइन कर देता हूँ। तो पढ़ा था हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, होता है पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और इसी के बाद हमने पढ़ा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी की वैल्यू के बी इनटू मोलैलिटी। एक पढ़ा था हमने डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इनटू मोलैलिटी। एक पढ़ा था हमने पाई इज इक्वल टू सी आर टी या एम आर टी। ये हमने पढ़ा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब देखो, ये जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज की गई, ये सब यूज की गई नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट के ऊपर। कैसा सोल्यूट? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जो सॉल्यूशन में जाने के बाद ब्रेक डाउन ना होता, उसको हम बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट। जैसे यूरिया है, ग्लूकोज है, इस तरीके के जो सोल्यूट होते हैं वो पानी के अंदर जाने के बाद डिसोसिएट नहीं होते। इसी वजह से इनको हम यहाँ पे यूज कर रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, ना कि नेचर ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड, पार्टिकल ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है। एक्चुअली है क्या, इसको हम डिफाइन करेंगे। तो इन चीज़ों को देखते हुए एक एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल है क्या, वो समझना है जरा ध्यान से। सपोज आपने NaCl लिया। क्या लिया? NaCl। इस NaCl को आपने ब्रेक किया Na प्लस और Cl माइनस। आपने सपोज NaCl लिया, NaCl को आपने Na प्लस और Cl माइनस में क्या कर दिया? ब्रेक डाउन कर दिया। हमने माना कि 100% क्या हुआ? डिसोसिएट हुआ। कितने परसेंट डिसोसिएट हुआ? 100% डिसोसिएट हुआ। इसका मतलब ये है कि देखो, आपने सॉल्यूशन के अंदर सपोज कितना 1 मोल डाला, आपने इसको क्या लो सोल्यूट का 1 मोल डाला, लेकिन जैसे ही डिसोसिएट हुआ तो कितने मोल पाएंगे? 2 मोल पाएंगे, एक Na का और एक Cl का। तो होता क्या है, जैसे ही आपने एक्सपेरिमेंटली सपोज इस NaCl का आपने ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, तो आप जानते हो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इक्वल टू CRT। यही तो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला, पाई इक्वल टू CRT, जो पढ़ा चुके पिछले लेक्चर में। तो ये कंसंट्रेशन है, तो पाई इक्वल टू कंसंट्रेशन होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम लीटर, और मोल जो है वो कितना है? 1। आपने क्या किया? पाई इक्वल टू यहाँ पे 1 मोल रख के ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल दिया। 1 मोल रखा और ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या कर दिया? कैलकुलेट किया। तो ये देखो, यहां से कैलकुलेटेड, इसको हम बोलते हैं कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैलकुलेटिव कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कैलकुलेट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सपोज ये कितनी है? सपोज ये 3 atm प्रेशर है, लेकिन ये तो कैलकुलेट है। जैसे ही यहां पे देखा गया एक्सपेरिमेंटली, इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम नाम देते हैं ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहां पे क्या हुआ? यहां पे आंसर कितना आया? 6 atm, क्योंकि यहां पे आप कितने मोल रखोगे? 2 मोल। तो देखो, एक्सपेरिमेंटली देखा गया 6 atm प्रेशर आ रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर। कैलकुलेट करके देखा गया वो 3 atm आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों आंसर अलग अलग आ रहे हैं। तो इस समस्या का सॉल्यूशन करने के लिए ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो इन
प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें यहाँ पे वैन हॉफ फैक्टर का जनरेशन हुआ है। अब हम इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं वैन हॉफ फैक्टर की हेल्प से। सबसे पहले एक हेडिंग डालते हैं वैन हॉफ फैक्टर, ठीक है। और वैन हॉफ फैक्टर होता क्या है वो हमको एक्सप्लेन करना है। देखो वैन हॉफ फैक्टर, वैन हॉफ फैक्टर, वैन हॉफ फैक्टर, इसको हम देखो आई से डिनोट करते हैं इसमें। और सपोज हम ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए यूज किया जाता है, जो सॉल्यूशन के अंदर जाके या तो डिसोसिएट होंगे या एसोसिएट होंगे, तो उन्हीं के लिए यूज किया जाता है। जैसे सपोज हम एक एग्जांपल आई का एक फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। वॉन हॉफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ये आई का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, एसोसिएशन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। अब हम इसी के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है NaCl। ये सपोज हमने माना ये NaCl जो है 100% डिसोसिएट हुआ Na प्लस और Cl माइनस। अब आपने देखा इसका 1 मोल आपने लिया था, तो ये कितना, यहाँ पे ये 1 मोल बना, ये 1 मोल बना, तो टोटल कितने मोल बन गए, 2 मोल। अब आप ये बोलोगे कि ये सोडियम का मोल है, क्लोरीन का, ये NaCl का मोल था, तो आपको पता होना चाहिए कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, ना कि नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे। तो देखो जरा, अगर मैं इसके लिए आई निकालना चाहता हूँ तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं, 2, और बिफोर एसोसिएशन कितना था, इसका आंसर कितना है, 2। तो आई से क्या हुआ, यहाँ पे हमें आई वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्लियर हुआ, इसके लिए कितना है, 2 है। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे BaCl2 हम एग्जांपल लेते हैं, इसको ब्रेक कर दें। मैं यहाँ पे लिखा हूँ ऊपर आई की वैल्यू कितनी थी, 2/1। यहाँ पे BaCl2 के लिए मैंने इसको माना ये 100% डिसोसिएट है, तो ये बनेगा Ba2 प्लस और 2Cl माइनस। यहाँ पे इसका 1 मोल है, इसके 2 और 3 मोल हो गए, तो इसके लिए आई कितना आएगा, 3/1। इसके लिए आई की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि डिसोसिएशन के बाद कितने मोल्स थे, डिसोसिएशन के बाद कितने मोल थे। तो देखो ये 100% डिसोसिएशन के लिए है, सभी डिसोसिएशन 100% नहीं होते, तो उसके लिए भी हमें कुछ कंसेप्ट को ध्यान रखना है। वैन हॉफ फैक्टर के लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखो जरा। नेक्स्ट वैन हॉफ फैक्टर कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट चलिए है क्या, सपोज आपने NaCl लिया और इसको आपने 100% इस बार डिसोसिएट नहीं किया। अगर हम डिसोसिएशन का केस लें, इसमें केस आते हैं डिसोसिएशन केस, तो यहाँ पे Na प्लस बना और Cl माइनस बना। सपोज शुरुआत में एट t=0 टाइम पे इसका 1 मोल हमने लिया, कितना मोल लिया, एट t=0 टाइम पे इसका 1 मोल हमने लिया, इसका कितना हुआ, 0, इसका कितना हुआ, 0, क्योंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ। एट इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हुआ। सपोज इसमें से अल्फा डिग्री हुई, डिसोसिएशन हुआ, अल्फा डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं अल्फा को, तो 1 माइनस अल्फा बचा होगा। इसके 1 मोल से हमने का 1 मोल बनता है, तो इसके अल्फा मोल से इसका कितना बनेगा, अल्फा, तो इसका भी कितना बनेगा, अल्फा। देखो आई का फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। अब देखो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि इस बार यही नहीं डिसोसिएशन में ये भी तो बचा होगा, कंप्लीट तो नहीं गया ना उधर रिएक्शन में, ये भी बचा होगा इधर, ये नहीं गया, ये भी बचा होगा ना इधर, कि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ है, लगभग 60% के आसपास हमने डिसोसिएशन मान लिया इसका।
तो देखो उनको 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा टोटल मोल, और इनिशियल कितने मोल थे शुरुआत में 1, इनिशियल कितना मोल था 1, ये कैंसिल हुआ तो i इक्वल टू आया 1 प्लस अल्फा, कितना आया 1 प्लस अल्फा, इसके लिए i की वैल्यू कितनी आई 1 प्लस अल्फा, और अल्फा हम मान ले यहाँ पे, अगर अल्फा को हम 100% मान ले तो अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो देखो i की वैल्यू लिए l की वैल्यू कितनी आ जाएगी i अल्फा 2 आ जाएगी, क्योंकि ये 1 है गया। तो देखो ऐसे हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन एंड टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से, हम वेंट ऑफ फैक्टर की हेल्प से हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज ये है BaCl2, इसको हमने थोड़ा ब्रेक किया, Ba2 + 2Cl-, ये कितना होगा 1 माइनस अल्फा, तो ये भी अल्फा, तो इसके 1 मोल से इसके 2 बनने, तो इसके अल्फा से कितने बनेंगे 2 अल्फा, i निकाल दो 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, तो ये बचा i इक्वल टू 1 + 2 अल्फा, और अल्फा अगर मैं 1 रख दूँ तो फिर से i की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो इनके लिए ये वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट करते रहते हैं 1 + 2 अल्फा के टर्म्स में। जब ये डिसोसिएशन कंप्लीट ना हो तब हम इनको यूज करते हैं। देखो एक कंसेप्ट यूज किया जाता है डिसोसिएशन के केस में, कैसे हम उस कंसेप्ट को जरा ध्यान में रखते हैं, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। ऐसा किया जाता है कभी कभी कि जैसे 3A हमने कोई मॉलिक्यूल्स लिया, वो कन्वर्ट हो जाएगा, A3 मॉलिक्यूल्स लिया तो 3A में कन्वर्ट हो जाएगा, वो डिसोसिएट हो, ऐसे ले लेते हैं, या इसको हम n की टर्म्स में ले लेते चलो AN, तो ये Na बन गया डिसोसिएट होके। ये इंपॉर्टेंट केस होते हैं, सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं ये केस। AN हमने इसको डिसोसिएट होके Na बना। सपोज इसका 1 मोल शुरुआत में हमने लिया, इसका कितना मोल हमने शुरुआत में लिया 1 मोल शुरुआत में लिया, तो इसमें 1 माइनस अल्फा, तो ये कितना बचेगा n अल्फा, 1 माइनस अल्फा, तो ये कितना होगा n अल्फा। तो अगर हम यहाँ से i को कैलकुलेट करें तो क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, और पहले कितने थे 1 थे, यही तो है। इस 1 को इधर लेके आ जाओ तो i माइनस 1 इज इक्वल टू n अल्फा, ठीक है, माइनस अल्फा, इसको इधर ले गए माइनस, मैंने ऐसे लिख दिया करके, क्या दिक्कत है इसमें, मैंने यहाँ से i माइनस 1 इज इक्वल टू, मैंने यहाँ से अल्फा कॉमन लिया तो यहाँ बचा n माइनस 1। तो अगर मैं यहाँ से अल्फा कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो i माइनस 1, और ये इसके नीचे चला जाएगा n माइनस 1। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर डिसोसिएशन केस। डिसोसिएशन केस के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये वेंट ऑफ फैक्टर के लिए हम इसको कैलकुलेशन में लाते हैं। इसके बाद देखो जरा, ऐसे कुछ केस हम एसोसिएशन की भी पढ़ते हैं। एसोसिएशन में क्या होता है, एक मोल डालने के बाद हमें एक मोल नहीं दिखाई देता। जैसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आते हैं एसोसिएशन के। एसोसिएशन का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये है कि जितने भी एसिड होते हैं अगर उनको हम बेंजीन में डाल दें तो वो क्या हो जाते हैं, डाइमर बना लेते हैं। डाइमर क्या बना लेते हैं, डाइमर। जैसे एसिटिक एसिड आपने लिया और बेंजीन में उसको क्या किया, डिसॉल्व किया, तो बेंजीन में डिसॉल्व करने से इसका क्या हो जाएगा, ये डाइमराइजेशन कर लेगा। ये डाइमर बना लिया इसने, क्या बना लिया, डाइमर बना लिया। देखो अगर इसका ध्यान से सुनना, इसको 1 माइनस अल्फा हमने माना है तो इसको अल्फा/2 मानना पड़ेगा, क्योंकि इसके 2 मोल से, देखो यूनिटरी मेथड है, इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बनता है, इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बनता है, तो इसके 1 मोल से कितना बनेगा 1/2, तो अल्फा से कितना बनेगा अल्फा/2।
ये तो किया मैंने। इसके 2 मोल इसके 1 मोल बनाते हैं तो इसका 1 मोल इसका 1/2 बनाएगा तो इसका अल्फा मोल कितना बनाएगा, अल्फा/2। ऐसी तो टर्म्स है, यूनिटरी मेथड है। तो इसके लिए अगर हम इसको आई की वैल्यू इसके लिए निकालें तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/2। तो यहाँ से, और शुरुआत में कितना मोल था 1, तो यहाँ से क्या होगा 1 माइनस अल्फा/2 आ जाएगा। यानी आप देख सकते हो अगर अल्फा की वैल्यू 1 रखे तो ये अल्फा कितना आ जाएगा, इसके लिए हाफ आ जाएगा। चाहे आप इस फॉर्मूले में रख के देख लो, अगर ये 100% डायगोनाइजेशन कर रहा है तो देखो इसका आफ्टर डिसोसिएशन 1 और बिफोर डिसोसिएशन 2 मोल 1/2। ठीक है, तो जितने भी एसिड होते हैं बेंजीन में डाइमर बना लेते हैं, इस बात को जरा ध्यान रखना है। एक एग्जांपल और देता हूं मैं एसोसिएशन का। एसोसिएशन का बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। सपोज आपने 3A लिया या ऐसे लिया Na, तो ये एसोसिएट होके AN बन गया। तो इसको अगर मैं 1 माइनस अल्फा लूं तो ये N/अल्फा होगा, अल्फा/N होगा। ऐसे तो था 1 माइनस अल्फा अल्फा/N, एसोसिएशन हुआ ना। तो आई की वैल्यू अगर हम यहां से निकालें तो होगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/N डिवाइड बाय 1, क्योंकि आप शुरुआत में तो एक ही मोल लिया गया था इसका। तो आई, इसको 1 को इधर लिया 1, ये हुआ अल्फा/N माइनस अल्फा। तो आई माइनस 1, यहाँ से हमने क्या लिया, कॉमन लिया अल्फा। अल्फा अगर हमने कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा 1, ये बचा। और मैंने यहाँ से अल्फा निकाला तो आई माइनस 1 माइनस ये एसोसिएशन के लिए इंपॉर्टेंट केस आते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। देखो यहाँ पे इनकी वैल्यू आप पुट करेंगे सीधे और निकाल देंगे इसको करके। तो एसोसिएशन जितने भी एसिड होते हैं बेंजीन में डाइमर बना लेते हैं। आपको एक बात ध्यान रखना है कि डिसोसिएशन के लिए, फॉर डिसोसिएशन आई जो है वो ग्रेटर देन है 1, और एसोसिएशन के लिए आई जो है वो है लेस देन 1। इंपॉर्टेंट, फॉर डिसोसिएशन आई ग्रेटर देन 1, फॉर एसोसिएशन आई लेस देन 1। तो कम हो गया ना 1 से। इस बात को जरा ध्यान रखना है, ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस थे। अब फायदा क्या हुआ इस आई का पढ़ने का, ये हम सीखते हैं। जरा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। देखो जरा इसके बाद इसका फायदा क्या हुआ, इसका मतलब क्या है। चलो आई जो आपने निकाला इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व होती है एक्सपेरिमेंटली, और कैलकुलेटेड मतलब आपने एक्सपेक्ट किया। तो हमें तो कैलकुलेटेड यानी एक्सपेरिमेंटली चीजों को देखना है। तो अगर हम ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम यहां से कैलकुलेट करेंगे, ऑब्जर्व कौन सी, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर हम यहां से कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा आई इंटू कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आई इंटू कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसी वजह से जितने भी हमने यहाँ पे फॉर्मूले पढ़े, ये वाले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये सब कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट में हमें क्या करना पड़ेगा, आई का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो हमें ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मिलेगी। या डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी इंटू रैंक ऑफ फैक्टर, या डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी के एफ इंटू मोलैलिटी इंटू वांट ऑफ फैक्टर, या पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। यानी इनमें सब में हमें क्या करना पड़ेगा, आई का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये होता है ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और ये कैलकुलेटेड आई है यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, अब एक एग्जांपल कुछ और आगे बताने जा रहा हूं मैं, वो काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स में आता है। जैसे
आपने सपोज एक एग्जांपल के थ्रू एक एसिटिक एसिड लिया, क्या लिया आपने? एसिटिक एसिड। आपने इसको देखा, ये डाइमर बना लिया, कितना बना लिया? डाइमराइजेशन कर लिया। कहाँ डाला इसको? बेंजीन के अंदर। ये डाइमराइजेशन कर लिया, डाइमराइजेशन कर लिया। तो आपको कहा गया कि इसका मोलर मास बताओ आप कितना है। तो इसका मोलर मास कितना है? 24, 36 और 60। इसका मोलर मास कितना है? 60। ये कौन सा मास है? कैलकुलेटेड मोलर मास है। इसको हम क्या बोलते हैं? कैलकुलेटेड मोलर मास, जो हमने कैलकुलेट किया। लेकिन ये क्या हुआ? सॉल्यूशन में चला गया है, तो एक्सपेरिमेंटली होगा। तो पाया गया कि एक्सपेरिमेंटली मोलर मास कितना पाया गया? 120। चलिए था कितना? 60, मिला कितना? 120, क्योंकि इसने डायमर बना लिया। लेकिन ये डायमर हमें नहीं दिखाई देता, तो इसको पता लगाने के लिए प्रॉब्लम क्या हुआ कि आयोटिक फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज किया गया। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऐसे यूज किया गया कि नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास। अब देखो नॉर्मल मोलर मास कितना था? 60। एबनॉर्मल कितना है? 120। तो देखो इसके लिए कितना गया? 1/2, क्योंकि ये भी तो देख लो, इसके लिए 1/2 था। अल्फा की वैल्यू देखी थी आपने, 1/2 थी। यानी नॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास, ऐसे कैलकुलेट कर देंगे इसको। यानी आप देख सकते हैं एक इंपॉर्टेंट केस कि अगर आपने देखा, अगर हम पाई इक्वल टू MRT या CRT की बात करें तो M है कॉन्सेंट्रेशन, तो आप समझते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं मोल्स अपॉन वॉल्यूम RT, या मोल्स को हम लिख सकते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। देखो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास, यानी कोलेगेटिव प्रॉपर्टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास। तो जो नॉर्मल मोलर मास है इसको हम कैलकुलेटेड मोलर मास भी तो बोल सकते हैं। और ये कौन सा है? ऑब्जर्व मोलर मास। यानी आप इस चीज को प्रूव कर सकते हैं कि जो कोलेगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? मोलर मास के। कोलेगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो आप इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे? देखो इसके एक्सप्लेन करने का तरीका ये है कि अगर कोलेगेटिव प्रॉपर्टी जैसी होगी उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल मोलर मास के टर्म्स आएगी। समझा देता हूं, मैं इसको हटा रहा हूं एक बार, इसको स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से, इसका ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लो जल्दी से। ठीक है, ओके, चलो समझते हैं फिर मतलब क्या है इसका। अगर मैं एक ही फॉर्मूले लिखूं तो आपने पढ़ा था टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, या इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं? ऑब्जर्व कोलेगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलेगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कोलेगेटिव प्रॉपर्टी के मोलर मास क्या होता है? इनवर्सली। तो कैलकुलेटेड यानी कैलकुलेटेड मोलर मास ऊपर आ जाएगा, कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास, ऑब्जर्व मोलर मास। यस, कैलकुलेटेड मोलर मास को हम बोलते हैं नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास अपॉन, इसी को हम क्या बोलते हैं? एब नॉर्मल मोलर मास। तो ये आई के लिए फॉर्मूले यूज किए जाते हैं एसोसिएशन डिसोसिएशन के लिए, ठीक है। तो ये वेंट ऑफ फैक्टर की कहानी थी, इसमें आप यूज कर सकते हैं नॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है।
तो ये इंपॉर्टेंट था वेंट ऑफ फैक्टर। इसका यूज़ कैसे किया वो यूज़ करेंगे हम न्यूमेरिकल्स डेटे में। कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ मैं। जैसे कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि आपको एक तो दिया NaCl, एक दिया आपको यूरिया, एक दिया आपको Al2SO4 का होल थ्राइस। पूछा गया बताओ किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है। तो सीधी सी बात है, आपको क्या करना है, इसके मोल्स 2 हैं, इसका ये डिसोसिएशन नहीं होता, इसके मोल्स कितने हैं 5 है। जिसका आई की वैल्यू ज़्यादा, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके ऑस्मोटिक प्रेशर, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो 1 2 3, तो 3 1 2, ये है ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये था ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं हम आई की वैल्यू को, जिसकी आई की वैल्यू ज़्यादा होती है उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये चैप्टर हो गया ख़त्म। अब मैं कल इसके न्यूमेरिकल और क्वेश्चंस कराता हूँ, फिर वेंट ऑफ फैक्टर के ऊपर भी और बाकी पिछले टॉपिक्स के ऊपर भी। ठीक है, परसों नया चैप्टर शुरू करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, थैंक यू।